नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के बारे में। आईबीएस क्या है? यह एक बीमारी है जिसमें आंतों की प्रॉब्लम होती है। आंतों मतलब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। इसके दूसरे नाम होते हैं स्पास्टिक कोलोन या नर्वस कोलोन। आईबीएस इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। सिर्फ फंक्शनल, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैथोलॉजी डेवलप नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बॉवेल की स्टडी करें, एंडोस्कोपी, यूएसजी करवाएं तो किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी नज़र नहीं आती है। आईबीएस के मेन सिम्टम्स रहते हैं एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट। पेशेंट में लगातार डल नेचर का पेन बना हुआ रहता है, पेट फूला फूला लगता है, गैस बन जाती है, खाने के बाद दर्द रहता है, तो एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है। और स्टूल चेंजेस कि कभी हार्ड होते हैं, कभी लूज स्टूल होते हैं। आईबीएस के मेन लक्षण क्या रहते हैं? पहला रहता है एब्डोमिनल पेन और दूसरा रहता है स्टूल चेंजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईबीएस का क्या कॉज रहता है, आईबीएस क्यों होता है। तो इसका कॉज अननोन है, इसका एग्जैक्ट कॉज आज तक किसी को नहीं पता चला। फिर भी ऐसा पाया गया है कि हमारा गट मतलब हमारे इंटेस्टाइन और हमारी ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और आईबीएस में इसी में डिफेक्ट आ जाता है तो क्या हो जाता है, गट ब्रेन एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है। हमारी इंटेस्टाइन हमारी आंतें एक लंबी पाइप की तरह होती है जो कि 6 से 7 मीटर की रहती है। अब इसमें जब खाना आता है तो खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ नसें रहती हैं उस जगह पर जो कि ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। आईबीएस में ये जो कनेक्शन है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, गट ब्रेन कम्युनिकेशन डिफेक्ट। ठीक है, इसलिए ऐसा पाया गया है कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं पेशेंट उनमें आईबीएस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मुख्य कारण आईबीएस का स्ट्रेस और एंजाइटी ही रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसमें गट और ब्रेन एक्सिस डिफेक्ट मिलता है। ठीक है, तीसरा रहता है किसी प्रकार की फूड एलर्जी या फिर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फीवर रहे। ठीक है, बहुत टाइम से अगर बुखार रहा हो तो भी आईबीएस हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन में भी आईबीएस हो सकता है। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात की है कि इसमें हमें क्या मिलता है, गट ब्रेन एक्सिस डिफेक्ट। आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आपने कभी चिंता की हो या आप कोई टेंशन ले रहे हो तो आपका खाना अच्छे से नहीं पचता, मतलब आपके गट में भी प्रॉब्लम आती है। पैथोफिजियोलॉजी में पहला रहता है रेक्टल हाइपर सेंसिटिविटी, कि जो हमारा रेक्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। अगर सेंसिटिव हो जाएगा रेक्टल एरिया तो क्या होगा, डायरिया होगा। या फिर दूसरा रहता है कि रेक्टल की सेंसिटिविटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर रिड्यूस हो जाएगी, अगर वो सेंसेशन प्रॉपर नहीं लेगा तो जो फूड है वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो फीकल मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या लक्षण लेके आएगा पेशेंट। पहला रहता है ब्लोटिंग, फूला फूलापन। दूसरा रहता है कि जो स्टूल का फॉर्म है वो एबनॉर्मल हो जाता है, कभी पेशेंट को हार्ड स्टूल होता है तो कभी लूज स्टूल होता है। तीसरा रहता है कि एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है, 3 टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार से भी कम जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक ही दिन में 3 बार से ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वो अल्टर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है आईबीएस के केसेस में। फिफ्थ रहता है अर्जेंसी, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली उसे स्टूल जाना पड़ता है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है स्पिंक्टर में। ठीक है, सिक्स्थ रहता है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। ठीक है, ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है। सेवेंथ रहता है पैसेज ऑफ म्यूकस पर रेक्टम, फीकल मटेरियल के साथ म्यूकस भी पास होता है। ये बात याद रखना है कि सिर्फ म्यूकस आ रहा है, कभी भी आईबीएस के पेशेंट में ब्लड नहीं आता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ म्यूकस आता है पर रेक्टम। सो दीज आर द सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आईबीएस
इन्फ्लामेटरी बॉवेल सिंड्रोम 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला रहता है डायरिया प्रीडोमिनेंट, तो IBS-D-C रहता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, तो IBS-C। और तीसरा रहता है मिक्स्ड पैटर्न। इसमें जो IBS-C है वो मोस्ट कॉमन पैटर्न है इंडिया में, ठीक है। कब्जी ज़्यादा होती है पेशेंट में, इंडिया के लोगों में। D फॉर डायरिया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि IBS कभी भी मैलिग्नेंसी में शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है सिर्फ। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की कि क्या क्या टेस्ट हम करेंगे IBS कंफर्म करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि IBS के पेशेंट में जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें हमें कोई भी फाइंडिंग्स नहीं नज़र आती है, ठीक है। एंडोस्कोपी करवाओ, USG, CT स्कैन, तो कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिलती है। हम IBS को डायग्नोस कैसे करेंगे? तो इसका मेन लक्षण के आधार पर ही जो डॉक्टर है आपको डायग्नोस करते हैं कि आपको IBS है, क्योंकि टेस्ट में कुछ भी चीज़ पकड़ में नहीं आती है। तो डायग्नोसिस का रहता है रोम 4 क्राइटेरिया। तो ये क्या होता है? अगर कोई पेशेंट है जिसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो कि 1 महीने में 3 बार होता है और ऐसा 3 महीने तक चला आ रहा है, उसके साथ में ये जो फॉलोइंग 2 चीज़ें हैं या 2 से अधिक चीज़ें हैं ये भी साथ में हो रही है। क्या क्या रहती है? पहला रहता है कि उसे डिफिकेशन मतलब पॉटी जाने के बाद अच्छा लगता है, तो जो एब्डोमिनल पेन है वो डिफिकेशन करने के बाद अच्छा लग रहा है। दूसरा रहता है कि जो ऑनसेट होता है जब IBS शुरू होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बार वो जाएगा, लाइक उसे डायरिया होगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत कम जा रहा है, स्टूल ही नहीं जा रहा है। तीसरा रहता है कि फॉर्म ऑफ स्टूल चेंज होता है, कि कभी कॉन्स्टिपेटेड है, कभी लूज है, तो कभी लंपी कैरेक्टर का है, तो फॉर्म ऑफ स्टूल भी चेंज। लास्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो IBS जो है मेन तो इसका रहता है स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं या फिर कॉज को पहले ठीक करें कि जो भी स्ट्रेस एंजाइटी की कंडीशन है उसे ठीक करो, और डाइटरी हैबिट चेंज करने का बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट IBS। थैंक